बिहार स्टेट एग्जामिनेशंस 2025 की एग्ज़ाम देने वाले सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर हार्दिक अभिनंदन है। जैसे दोस्तों मालूम है कि बिहार स्टेट 2025 के लिए जो लिंक है फॉर्म अप्लाई होने का वो जो है ओपन हो चुका है और फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो गए हैं। और याद रखिएगा एग्ज़ाम जो है बिल्कुल अपने समय पर होगा, इसमें किसी भी प्रकार की परिवर्तन मेरे देखने से तो नहीं नज़र आ रही है। ऐसे में आपको महज 10 से 12 दिनों का समय मिल पा रहा है आपको अपनी स्टडी के लिए। तो दोस्तों याद रखिएगा हम लगातार क्लासेस आपको डेली बाय डेली 2 से 3 या कम से कम 1 क्लास तो ज़रूर देंगे और हम यहाँ पर प्रदान करेंगे आर्ट ऑफ टीचिंग और जो अदर स्किल है जिसको शिक्षण कौशल और अदर स्किल अन्य जो प्रकार की कौशल है उससे 50 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को। तो बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि यह यूट्यूब चैनल आपके मोबाइल से बिल्कुल स्किप ना हो जाए। तो दोस्तों आइए शुरुआत करेंगे। 50 क्वेश्चंस आपको देखेंगे और शुरुआती में पहला प्रश्न आपके सामने है कि शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग प्रोसेस। इस प्रश्न का सही आंसर है ज्ञान का प्रसार करना। याद रखेंगे प्रश्न है कि शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सही आंसर है ज्ञान का प्रसार करना शिक्षण प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लासरूम। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दूसरे का ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य है छात्रों की सोच को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते मेरे प्यारे साथियों और लगातार आप बने रहिएगा। वीडियो के एकदम स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो उस कंडीशंस में आपको 50% मार्क्स चाहिए, अर्थात ये टोटल मिला करके 75 नंबर चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यह है कि नॉर्मलाइजेशंस कभी कभी आपके अंकों को खा जाती है, कभी कभी आपके अंक को बढ़ा देती है। मैक्सिमम चांसेस बनते हैं नॉर्मलाइजेशन में कि आपके अंक घटे। तो यह मत लेकर के चलिएगा कि मुझे 75 मंगा देने, नहीं, कम से कम 100 प्लस करिएगा। 100 प्लस करिएगा तो आप सुरक्षित जोन में रहिएगा। किसी भी परिस्थिति में नॉर्मलाइजेशन का आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं होगा। वीडियो को लगातार आप हमारे साथ देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक व्यूज आए, अधिक से अधिक लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइबर आए, जिससे कि हम मोटिवेट रहें और आप लोग आपके लिए लगातार कई क्लास एक एक दिन में हम कराएं क्योंकि समय बचा नहीं है। तीसरे नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण माध्यम में आता है। ब्लैक बोर्ड का प्रयोग जो है किस प्रकार के शिक्षण माध्यम में आएगा। द यूज ऑफ द ब्लैक बोर्ड कम्स अंडर विच टाइप्स ऑफ द टीचिंग एड। याद रखेंगे तीसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह दृश्य रूप में दिखाई देती है, अर्थात यह विजुअल माध्यम बोली जाती है जिसको हम लोग ब्लैक बोर्ड के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर की फीडबैक का उद्देश्य है। द पर्पस ऑफ द फीडबैक इज समय बचाना, शिक्षक को जानकारी देना और छात्रों के प्रदर्शन में सुधार करना या विषय समाप्त करना। तो याद रखेंगे चौथे नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर, ये चौथे का ऑप्शन नंबर रियल में छात्रों के प्रदर्शन को सुधार करना, ये फीडबैक देना होता है। आगे बढ़ते चलते हैं। और शिक्षक को जानकारी देना ये नहीं है, अगर वो माइक्रो टीचिंग में पूछता तो ऐसा उसका आंसर कर देते हैं। प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न करता है कि शिक्षक के 3 मुख्य घटक क्या है। शिक्षण की जो मुख्य 3 घटक होती है क्या है। द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द टीचिंग आर। याद रखेंगे शिक्षण के 3 मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सी है। तो 5वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक, विषय वस्तु और छात्र, ये तीनों मिलकर के शिक्षण की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। इसलिए शिक्षण के 3 प्रमुख घटक जो है शिक्षक और उसके बाद आपके पास ये सभी शिक्षक, विषय वस्तु और छात्र इसका सही आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य क्या है। माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य क्या है। द पर्पस ऑफ द माइक्रो टीचिंग इज। याद रखेंगे छठे नंबर प्रश्न का सही आंसर है शिक्षकों को प्रशिक्षित करने हेतु माइक्रो टीचिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कौन सा सिद्धांत शिक्षा को रोचक बनाता है। विच प्रिंसिपल मेक्स एजुकेशन या इंटरेस्टिंग। याद रखेंगे कौन सा सिद्धांत शिक्षा को रोचक बनाता है। 7वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है प्रत्यक्ष अनुभव जो होती है वह शिक्षा के सिद्धांत को यानी कि शिक्षा को जो है ज़्यादा रोचक बनाती है, प्रत्यक्ष अनुभव। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन है डिस्कवरी मेथड का विकास किसने किया था। हु डेवलप्ड द डिस्कवरी मेथड। याद रखें डिस्कवरी मेथड का आविष्कार या विकास करने वाले व्यक्ति का नाम निम्नलिखित में से कौन है। सही आंसर है 8वें का ऑप्शन नंबर बी, ब्रूनर। याद रखेंगे डिस्कवरी मेथड का विकास करना जो है करने की काम जो है वह ब्रूनर के द्वारा किया गया है।
9वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र यानी कॉग्निटिव डोमेन का संबंध है। संज्ञानात्मक क्षेत्र अर्थात कॉग्निटिव डोमेन का संबंध क्या है? सही आंसर है 9वें का ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान और बौद्धिक क्षमताएं। याद रखिएगा, बहुत सारे मेरे साथी जो है आकर के हमारे व्हाट्सएप पर जो है इसके लिए एस्टेट के लिए पेडागोजी मांग रहे हैं। याद रखिए कि पेडागोजी आप इसको नहीं कहिए, शिक्षण की कला और अदर स्किल कहिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। यानी कि पेडागोजी इत्यादि सीटेट इत्यादि में पूछी जाती है, और लेकिन यह शिक्षण कौशल कही जाती है। यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड या आर्ट ऑफ टीचिंग या फिर अदर स्किल आप कहिएगा, तब आपको जो है हम मदद कर पाएंगे। संज्ञानात्मक क्षेत्र कॉग्निटिव डोमेन का संबंध किससे है? 9वें का सही आंसर है ज्ञान और बौद्धिक क्षमता। याद रखेंगे, इसको संज्ञानात्मक क्षेत्र के संबंध में जाना जाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि शिक्षण में पुनर्बलन, याद रखेंगे, रिफ्रेशमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण में पुनर्बलन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? 10वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे, सही उत्तर को प्रोत्साहित करना शिक्षण में पुनर्बलन का मुख्य उद्देश्य के रूप में जानी जाती है। सही उत्तर को प्रोत्साहित करना। दोस्तों, हम रोकेंगे आपको महज 1 मिनट के लिए। यदि आप बिहार स्टेट एग्जामिनेशन 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आप एग्जाम देने वाले हैं और आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको जो है वीडियो को देखते ही रहना है। मतलब क्लास को तो देखना ही है, लेकिन आप सोचते हैं कि अल्प समय में 3 से 4-5 दिनों के अंदर जो है हम पूरी सिलेबस जो आपकी आर्ट ऑफ टीचिंग की है, शिक्षण कला अदर स्किल की, उसको कैसे अपने पकड़ में ले लें। तो इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल आपको 2 ई बुक देती है, एक जीके जीएस का जिसमें मैथ रीजनिंग भी है, और दूसरा आर्ट ऑफ टीचिंग जिसको शिक्षण कला कहेंगे। इसमें बिंदुओं को जो है बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करके MCQ कराया गया है तथा 100% आपको सफलता की राह पर लेकर के जाएगी, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आप इसको अगर लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा। आपको यह PDF के रूप में महज 1 मिनट के अंदर पेमेंट के बाद आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो प्रश्न आपके सामने है, तो आप अगर लेना चाहते हैं तो आप इसको जल्दी से जल्दी लेकर चलिए, क्योंकि वीडियो जो होगा एक वीडियो दिन भर में देखिएगा, लेकिन अगर आप एक दिन अगर बैठ गए इस दोनों PDF को निकाल करके, तो याद रखेंगे 7 से 8 घंटा आपने दे दिया तो पूरी की पूरी आपको कंट्रोल क्षमता आ जाएगी शिक्षण कला और अदर स्किल और GK GS से संबंधित, जो कि आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के आधार पर उसको बनाया गया है और सिलेबस को कवर किया गया। प्रश्न है कि शिक्षण के किस स्तर पर शिक्षक मुख्य रूप से नए ज्ञान का निर्माण करता है? शिक्षण के किस स्तर पर शिक्षक मुख्य रूप से नए ज्ञान का निर्माण करता है? 11वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिंतन स्तर। शिक्षण के वह स्तर जिसको हम लोग चिंतन स्तर कहते हैं, उस पर जो है शिक्षक मुख्य रूप से नए ज्ञान का निर्माण करता है। आगे बढ़ते चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी में कुल कितने स्तर होते हैं? 12वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लूम टेक्सोनॉमी में कुल स्तरों की संख्या 6 होती है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द क्लासरूम मैनेजमेंट इज। कक्षा प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण निम्नलिखित में से कौन है? 13वें का ऑप्शन नंबर बी, प्रेरणा अर्थात मोटिवेशन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिचुएशन टीचिंग किस पर आधारित होती है? सिचुएशन टीचिंग किस पर आधारित होती है? सिचुएशन टीचिंग इज बेस्ड ऑन, इसे याद रखेंगे। 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर है परिस्थितियों पर। याद रखेंगे, सिचुएशन टीचिंग जो है परिस्थितियों पर निर्भर करती है, अर्थात वो सिचुएशन से संबंधित होती है। टीचिंग एड्स, याद रखेंगे, टीचिंग एड्स जो होती है वह का मुख्य उद्देश्य है। टीचिंग एड्स का मुख्य उद्देश्य क्या? द मेन पर्पस ऑफ द टीचिंग एड्स। याद रखेंगे 15 का ऑप्शन नंबर बी, विषय को स्पष्ट और रोचक बनाना। टीचिंग एड्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? विषय को स्पष्ट और रोचक बनाना जो है टीचिंग एड्स का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है 16वां नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण के किस दृष्टिकोण में टीचर सेंटरिंग पद्धति का उपयोग होता है? यानी शिक्षण के वो कौन से सिद्धांत है जिसमें टीचर सेंटरिंग यानी टीचर सेंटर्ड पद्धति का प्रयोग किया जाता है? 16वें का सही आंसर हो जाएगा परंपरागत दृष्टिकोण। याद रखेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच जो होती है उसमें जो है टीचर सेंटर्ड का पद्धति का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, 17वां नंबर क्वेश्चन होता है कि प्रेरणा किस प्रकार की शक्ति है? तो मोटिवेशन इज अ विच टाइप्स ऑफ द फोर्स, आंतरिक है और बाहरी है। याद रखेंगे दोस्तों, प्रेरणा जो है मोटिवेशनल जो होती है वो आंतरिक रूप से भी होती है और बाहरी रूप से भी होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रेरणा यानी मोटिवेशन जो बच्चों को दी जाती है वो आंतरिक और उसको बाहरी दोनों रूपों से उसको डेवलप करती है। 18वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि शिक्षण का पहला चरण क्या है? शिक्षण का पहला चरण क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द टीचिंग? याद रखेंगे 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर है लक्ष्य निर्धारित करना। शिक्षण का पहला चरण होता है लक्ष्य निर्धारित करना, यानी कि गोल सेटिंग जो होती है वह जो होती है स्टेप होती है पहला जो टीचिंग की मानी जाती है।
19वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का उद्देश्य है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षण में सुधार करना, इंप्रूविंग अंडर टीचिंग, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर 20वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि टीचिंग प्रोसेस में समापन का अर्थ है। टीचिंग प्रोसेस में जो है समापन का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? 20वें का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, टीचिंग प्रोसेस में समापन का अर्थ है सीखे हुए विषय का सारांश प्रस्तुत करना। सीखे हुए विषय का सारांश प्रस्तुत करना ये टीचिंग प्रोसेस में समापन के रूप में जानी जाती है। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि किस सिद्धांत का उपयोग आदत निर्माण में किया जाता है? वह कौन सी सिद्धांत है जिसका उपयोग आदत के निर्माण में की जाती है? विच थ्योरी इज यूज्ड इन द हैबिट फॉर्मेशन। याद रखेंगे 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस सिद्धांत का उपयोग आदत निर्माण में किया जाता है? तो शास्त्रीय अनुबंध अर्थात क्लासिकल कंडीशनिंग जो होती है वह उसका उपयोग जो रहती है आदत निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों, शिक्षण के किस स्तर में लर्निंग बाय डूइंग पर जोर दिया जाता है? इन विच लेवल ऑफ द टीचिंग इज द लर्निंग बाय डूइंग एम्फेसिस्ड। याद रखेंगे, शिक्षण की वह कौन सी स्तर होती है जिसमें लर्निंग बाय डूइंग पर अधिकतम जोर दी जाती है? 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रयोग स्तर पर। शिक्षण के वह स्तर जिसमें लर्निंग बाय डूइंग पर जोर दी जाती है अनुप्रयोग स्तर अर्थात एप्लीकेशन लेवल के नाम से उसको जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि फीडबैक का एक अच्छा उदाहरण है। फीडबैक का एक अच्छा उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? एन एग्जाम्पल ऑफ अ गुड फीडबैक इज। फीडबैक का एक अच्छा उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे, फीडबैक का एक अच्छा उदाहरण होता है तुरंत शिक्षक द्वारा दिया गया सुझाव। इमीडिएट सजेशन गिवन बाय द टीचर, दैट इज द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द फीडबैक। याद रखेंगे, फीडबैक का एक अच्छा उदाहरण कौन है? तुरंत शिक्षक द्वारा दिया गया सुझाव जो है फीडबैक का एक बेहतर उदाहरण माना जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि कक्षा में प्रश्नोत्तर विधि का मुख्य लाभ क्या है? कक्षा में प्रश्नोत्तर विधि का मुख्य लाभ क्या है? 24 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। कक्षा में प्रश्नोत्तर विधि का मुख्य जो लाभ होती है विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी करना, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ अ स्टूडेंट, दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ द आई थिंक क्वेश्चन आंसर मेथड। याद रखेंगे, कक्षा में प्रश्न उत्तर विधि यानी प्रश्न और उत्तर विधि का मुख्य लाभ क्या है? विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी, प्रश्न और क्वेश्चन और आंसर एक साथ चलते रहने से जो होता है स्टूडेंट और जो होते हैं एक दूसरे से यानी टीचर के साथ भागीदार रूप में बने रहते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि संचार प्रक्रिया में बाधा को क्या कहा जाता है? संचार प्रक्रिया में बाधा को क्या कहते हैं? व्हाट इज द कॉल्ड इन द बैरियर इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। याद रखेंगे, 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे, संचार प्रक्रिया में बाधा को क्या कहते हैं? नॉइज के नाम से इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है कि कौन सा शिक्षण माध्यम सबसे प्रभावी है? वह कौन सा शिक्षण माध्यम है जो सबसे अधिक जो है प्रभावी मानी जाती है? विच टीचिंग एड्स इज द मोस्ट इफेक्टिव। 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे, कौन सा शिक्षण माध्यम है जो सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? वह है दृश्य और श्रव्य और दृश्य, ऑडियो और विजुअल दोनों रूपों से अगर शिक्षण कराया जाए तो ये सबसे ज्यादा अधिक प्रभावशाली रूप में देखी जाती है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? याद रखेंगे, प्रोजेक्ट विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड इज। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, बिल्कुल आप छोड़ करके आगे नहीं बढ़िएगा। स्किप तो किसी हाल में नहीं करना है, एक एक क्वेश्चनों को देखना है, उसको नोट करना है और उस पर जो है कीवर्ड पकड़ने की कोशिश करना है जिससे कि एग्जाम्स में आसानी पूर्वक इसका आप आंसर पकड़ पाइए। प्रोजेक्ट विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने बी। याद रखें, अनुभव से सीखना। याद रखेंगे, प्रोजेक्ट विधि का मुख्य उद्देश्य होती है अनुभव से सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। यह जो होती है प्रोजेक्ट मेथड की अपनी सबसे बड़ी विशेषता होती है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? द बेस्ट वे ऑफ द मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर है 28 का ऑप्शन नंबर बी, प्रेरणा और सहभागिता को बढ़ाना। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे बेहतर तरीका प्रेरणा और सहभागिता को बनाए रखना, इंक्रीजिंग मोटिवेशंस एंड द पार्टिसिपेशन। ये जो होती है मस्ट इंपॉर्टेंट होती है यदि आप अनुशासन डिसिप्लिन को मैनेज किए रखना चाहते हैं आप अपनी क्लासरूम में तो।
29 नंबर क्वेश्चन है कि लर्निंग प्रक्रिया में रिकॉल का अर्थ क्या है। लर्निंग प्रक्रिया में रिकॉल का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। सही आंसर 29 का ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान को याद करना। याद रखेंगे लर्निंग प्रक्रिया में रिकॉल का क्या अर्थ होती है। याद रखें रिकॉल मतलब उसी चीज को एक बार दोहरा लेना, जो आपने क्या किया है, सीख लिया है, उसको फिर से रिकॉल कर लेना, यानी कि दोबारा उसको याद कर लेना, ये रिकॉल प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। दोस्तों 30वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि किस प्रकार का मूल्यांकन छात्रों को सीखने की प्रगति पर नजर रखता है। वह कौन सा प्रकार का मूल्यांकन है जो छात्रों की सीखने की प्रगति पर नजर रखता है। 30वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रारूपिक मूल्यांकन, यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होती है दोस्तों, वह छात्रों में सीखने की प्रगति पर नजर बनाए रखती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आर्ट ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण कौशल से 30 क्वेश्चन होंगे। जैसे मैंने आपको 30 क्वेश्चन यहां पर करा दिया, ये आर्ट ऑफ टीचिंग के कंप्लीट हो गए। अब अदर स्किल में क्या क्या आपको पढ़ने होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, उसको हम लोग देखेंगे। यानी कि 30 क्वेश्चन आर्ट ऑफ टीचिंग शिक्षण की कौशल तथा बाकी जो 20 क्वेश्चन होंगे उसको आर्ट ऑफ टीचिंग अर्थात जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उससे, उसके बाद में 20 क्वेश्चन जो होगा स्किल से आती है। याद रखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर मैथमेटिक्स का होगा। यदि 25 गुने 4 बराबर 100 तो 25 गुने 8 बराबर क्या होगा। 25 चौका 100 तो 25 अठे 200। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। साधारण प्रश्न होते हैं मैथमेटिक्स के, उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने जाते हैं। हर प्रकार की लेवल को हम ध्यान में रख करके क्वेश्चन को तैयार करते हैं, इसलिए दोस्तों बहुत मेहनत करना पड़ता है। PDF तैयार करिए, उसके बाद आप लोग के लिए रिकॉर्डिंग कीजिए, उसको अपलोड कीजिए और उसके बाद नज़र बनाए रखिए कि हाँ किसी का कमेंट्स कोई आ गया तो उसको ये करें। तो जरूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, मेहनत को आप कामयाब बनाएंगे। नहीं तो मोटिवेशंस अगर हमारी नीचे हुई तो फिर क्लास जो है ड्रॉप रहेगी। आगे प्रश्न है 32वां नंबर। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। याद रखेंगे समय पूछा जा रहा है, तो साधारण सी बात है कि समय बराबर होता है दूरी बटा क्या, चाल। याद रखेंगे दूरी यहाँ पर दिया गया है 120 और चाल दिया गया है 60। कटा दीजिएगा तो 2 से कट जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 2 घंटे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक प्रश्न देखिएगा, रीजनिंग से संबंधित एक क्वेश्चन होगा और इसको ध्यानपूर्वक आप देख लीजिएगा। कहता है कि यदि 3 को 6 किया जाए, 6 को 12, 12 को 24 तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 तो 24 दूना कितने हो जाएगा, 48 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर बेसिस आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए याद रखिएगा बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नहीं दिया जाएगा, जिससे कि इतना ना लिख दिया जाए कि ऑप्शन ही गायब हो जाए। इसलिए क्वेश्चनों का जो स्तर होता है बिल्कुल इसी तरीके से होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि 5 आदमी 20 दिनों में काम करते हैं तो 10 आदमी वही काम कितने दिन में करेंगे। साधारण सी बात है कि 5 गुने 20 इधर कर दीजिए और 10 आदमी 1 दिन में करेंगे, 10 गुने 1 कर लीजिए, 10 को 2 से कटाइए, 2 बार में कट जाएगा, 5 दूना 10। याद रखेंगे यदि 5 आदमी 20 दिनों में किसी काम को करते हैं तो 10 आदमी उसको कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन आपके पास 35 नंबर क्वेश्चन है कि यदि संख्या का 40% 80 है तो संख्या क्या होगा। 1 गुने 40 बटा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, बराबर कर दीजिए 80। यहाँ पर कटा दीजिए 2 बार में, तो याद रखेंगे 100 में 2 से गुना करेंगे तो 1 का मान 200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यदि CAT को DBU लिखते हैं तो DOG को क्या लिखेंगे। यानी कि C में 1 बढ़ा करके आपको D कर दिया है, A में 1 बढ़ा करके B कर दिया है और T में 1 बढ़ा करके U कर दिया है। ऐसे में D को बढ़ा दीजिएगा तो D के बाद क्या हो जाएगा, E। याद रखेंगे उसके बाद ओ के बाद आपके पास क्या बच जाएगा, ओ के बाद आपके पास P आ जाएगा और G के बाद में आपको H आ जाएगा, DPH। याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर EPH। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि एक कक्षा में 40% छात्र लड़कियां हैं, यदि कुल छात्र 50 हैं तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। यानी कि कुल जो छात्र हैं उसका 40% लड़कियां हैं, तो याद रखिए 50 छात्र हैं, 50 का 40% निकाल लीजिए, वहीं लड़कियों की संख्या हो जाएगी 50/100 कर दीजिएगा। इसको कटाइएगा 2 बार में और 2 को कटाइएगा 40 से तो 20 हो जाएगा। यानी कि एक कक्षा में अगर 50 छात्र हैं उसके 40% लड़कियां हैं तो ये रियल में लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। लड़कों की संख्या 60 हो जाएगा, या सॉरी 30 हो जाएगी।
प्रश्न आपके सामने, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही आंसर है, जीके का क्वेश्चंस भी ऐसे रहता है, हॉकी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास देख लीजिएगा, 39 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है? ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाएगा? 39 का सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, वह हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर बी। याद रखें, ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक जो होता है वह एस स्वामीनाथन को बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, 40वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न करता है 40वां नंबर का, यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? साधारण सा क्वेश्चन है। यूनेस्को का मुख्यालय जो होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यह पेरिस में उपस्थित है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपके सामने सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? याद रखेंगे, भारत का पहला उपग्रह जो होता है वो आर्यभट्ट है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि CO2 का सामान्य नाम क्या है? तो दोस्तों CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से संबंधित कि कंट्रोल सी का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो कंट्रोल सी का प्रयोग दोस्तों जो होता है हम लोग कॉपी करने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 43 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर था। 44वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि www का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर ए, यानी www का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब होती है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर प्रश्न है कि सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? सीपीयू इज नॉन एज द कंप्यूटर। याद रखेंगे, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? याद रखेंगे, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 46 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कंप्यूटर का वह भाग जिसमें अस्थायी डेटा संग्रहित होती है उसे क्या कहेंगे? कंप्यूटर का वह भाग जिसमें अस्थायी डेटा जो है संग्रहित की जाती है, 47 का ऑप्शन नंबर बी, उसको रोम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 48 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से वो कौन सा आउटपुट डिवाइस के नाम से जाना जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे, आउटपुट के रूप में जो होता है आपको मॉनिटर काम करेगा। आगे बढ़ते चलते हैं, 49वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई गई गैस कौन सी है? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? 49 नंबर प्रश्न का सही आंसर है नाइट्रोजन जो दोस्तों वह पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। 78.कुछ% इसकी मात्रक है। दोस्तों ये अंतिम नंबर क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ करके जाते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि आप रियल में हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक आपने देखा है और आप बिल्कुल अपने रिजल्ट के लिए अवेयरनेस रखते हैं और आप तैयार हैं इसके लिए। तो गलत हो या सही आप जो है कमेंट जरूर करिएगा। देखना ये कि 50वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर कितने लोगों का हो पाता है। स्टडी ऑफ कंप्यूटर साइंस को क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ द कंप्यूटर साइंस इज कॉल्ड, ऑप्शन है साइबरनोटिक्स कहते हैं, डेटा एनालिसिस कहते हैं, इंफॉर्मेशन साइंस, या उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। अब तक अगर आपने ई बुक नहीं लिया तो ई बुक परचेज कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम का समय नजदीक आते जाएगा उसमें इस PDF का जो कीमत है ई बुक का वो बढ़ा दी जाएगी। शुक्रिया, जय हिंद।